2024-25 एसएसएलसी प्रिपरेटरी एग्जामिनेशन मॉडल सवाली पर्चे का सेट 3 का हल हिसावल सवालात 1 ता 26 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। एमसीक्यू आपको 8 होंगे। हिंदुस्तान का हर बुनियादी शहरी रिश्वतखोर है, ये ऐलान करने वाला हमारे ऑप्शन हैं वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस और चार्ल्स मैटक्लिफ। तो हमारा यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होना चाहिए वो सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। सेकेंड, लफ्ज अवामी इंतजामिया का सबसे पहले इस्तेमाल करने वाला ऑप्शंस हैं अलेक्जेंडर हैमिल्टन एंड बी, वुडरो विल्सन, सी, लूथर ग्यूलिक एंड डी, पेफनर। तो हमारा सही इंतखाब यहाँ पर होना चाहिए ए, अलेक्जेंडर हैमिल्टन। तीसरा, मंदिर झील में से एक ताक है, यानी ऑड आउट, कौन सा है? ऑप्शंस हैं महवरी, बी, सरखी, सी, तरुखी इत्तेहाद एंड डी, ब्राउन शर्ट। तो इनमें से जो हमारा जो ताक है या जो ऑड है वो होना चाहिए। इससे पहले कि महवरी ये भी एक मुआहिदा है, ट्रिपल अलायंस ये भी मुआहिदा है, और ट्रिपल एंटेटे ये भी मुआहिदा है, लेकिन ब्राउन शर्ट जो है हिटलर के जरिए से कायम करदा एक फौज है, तो इसलिए हमारा जो ताक है वो डी है, ब्राउन शर्ट। फोर्थ वन, हिंदुस्तान की मनसूबा बंद मईशत किताब के मुसन्निफ। तो यहाँ पर किताब के मुसन्निफ पूछा है, पहले बाबा आदम पूछा था मॉडल क्वेश्चन पेपर्स में। अब देखिए, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, बी, दादाभाई नौरोजी, सी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एंड डी, सर एम. मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पर लास्ट वन, फोर्थ वन, सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। नेक्स्ट है फिफ्थ वन, इस दस्तूरी दफा के तहत अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता पर पाबंदी आयद की गई है। ऑप्शन है ए, दस्तूरी दफा 21 से, बी, दस्तूरी दफा 17 एंड सी, दस्तूरी दफा 24 एंड बी, दस्तूरी दफा 14। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर अस्पृश्यता को ममानियत करार देने वाला बी, 17। नेक्स्ट है 6, इसे माया सोना लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है। किसको? पानी को, पारे को, यूरेनियम को, पेट्रोलियम को। हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए वो बी है, पेट्रोलियम। इसी पर भी मॉडल क्वेश्चन पेपर में सवाल आया था कि इसको क्यों कहा जाता है करके पूछा गया था। अभी कौन सा है? बहुत ही सिंपल कर दिया है इसको, ऊपर का भी आया हुआ था। नेक्स्ट है 7th वन, तहफुज सारिफिन का कानून इस साल में जारी किया गया। तो हमें बताना होगा ये किस सन में जारी हुआ। हमारा ऑप्शन है 1896, बी 1888 एंड सी 1868 एंड डी 1982। हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर बी 1982। नेक्स्ट 8th वन, सुंदरलाल बहुगुणा और चांदी प्रसाद भट्ट के जेरे कियादत की गई तहरीक। तो यहाँ पर नीचे वाली में कौन सी आपको बताना है? नर्मदा बचाओ तहरीक, बी, अप्पिको तहरीक, सी, चिपको तहरीक एंड डी, कायगा मुखालिफ तहरीक। तो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन होना चाहिए सी, चिपको तहरीक। नेक्स्ट है हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। 9वां देखेंगे हम। पहली एंग्लो मराठा जंग का खात्मा किस मुआहिदे के तहत हुआ? अगर आप इसको सिंपल भी कर सकते हैं, मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, बस सालबाई मुआहिदे के तहत हुआ। इसी के तहत माधवराव को भी पेशवा मुकर्रर किया गया। आप सिर्फ मुआहिदा लिखेंगे। नेक्स्ट 10th, समाजी परतें कैसे पैदा हुई? तो ये कई सदियों से, कदीम जमाने से पैदा हुई। कैसे? आमदनी, तालीम, जात, रंग, जिन्स, रोजगार, दानाई वगैरह की बुनियाद पर लोगों को ऊंच के तौर पर दर्जाबंदी के अमल को ही हम क्या कहेंगे? इस तरह से ये क्या है? समाजी परतों का निजाम पैदा हुआ। 11th वन, आज मुंतकली ज़रात पर पाबंदी है, क्यों? एकदम सा जनरल सा सवाल है। क्योंकि ज़राई ज़मीन की किल्लत है और मिट्टी की ज़रखेज़ी घट की वजह से। सिंपल भी आप इस तरह से आधा मार्क्स उसको तकसीम हो जाएगा। 12, ओडिशा या अभी आजकल उसका नाम ओडिया है कि दरियाए अश्क किस नदी को कहा जाता है? हमारा डायरेक्ट सवाल के लिए एक सिंपल सा ऑब्जेक्टिव जवाब, महानदी। अगर उसने नेक्स्ट टाइम ये पूछ लिया क्यों इसको दरियाए अश्क कहते हैं? क्योंकि बार बार सैलाबों की वजह से, जानी माली नुकसान की वजह से। नेक्स्ट है हमारा 13
सरदार वल्लभ भाई पटेल को हिंदुस्तान का मर्द आहिन का लक़ब से क्यों नवाजा गया है? तो क्यों करके पूछ रहे। देखो ऑलमोस्ट इस सवाली पर्चे में आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट अप्लाइड पूछा है, क्योंकि साबिका साल में देखेंगे आप वहाँ पर 18 से 20 मार्क्स अप्लाइड क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो इसीलिए उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मॉडल पहले 2 मॉडल पेपर के तर्ज में ही इसको भी बहुत बेहतरीन निकाला गया है। तो देखिए 562 रियासतें सरदार वल्लभ भाई पटेल की रहनुमाई में हिंदुस्तान की कौमी हुकूमत में शमूलियत के अमल को कामयाब से पूरा किया, इसलिए उनको नवाजा गया। बहुत सिंपल है, लेकिन इसको जुमले में लिखना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आप पॉइंट्स छोटा ये बस 562 रियासतों को हिंद यूनियन में जम करने के लिए ये भी चलेगा, लेकिन बेहतर है कि आप पूरे नुकात में लिखें। 14 तकफीफ असला से क्या मुराद है? सिंपल क्वेश्चन। तो आपको सिंपल जवाब मखसूस या हर किस्म के इसलाह हुए असला आने का था। हथियार को कम करना या ख़त्म करना जिसके ज़रिए से हथियारों की दौड़ ख़त्म किया जाए, या तो बस सिंपल ख़त्म करना, कम करना या ख़त्म करना भी लिखेंगे तो आप हो जाएगा। इसलाह 15 बराह रास्त टैक्स डायरेक्ट टैक्स की एक मिसाल दीजिए। तो सिंपल सा सवाल है, तो आप इसमें कोई एक भी लिखेंगे चलता, मैंने आपके लिए ज़्यादा डाल दिया कि जो आपको याद हो, बेहतर हो, वो आप लिख देना अगर आया तो। अगर 2 मार्क्स के लिए आया तो ये ज़रूर लिखेंगे आप सारा जवाब। इनकम टैक्स, कंपनी टैक्स, जायदाद टैक्स और दीगर टैक्स। नेक्स्ट है 16 बासलाहियत कारोबारियत एक तख्लीकी अमल है कैसे? देखो किस तरह से पूछा सवाल। ये अप्लाइड टाइप, ऊपर का डायरेक्ट है, ये अप्लाइड है। ये एक तख्लीकी सरगर्मी है, ये किसी चीज़ को बनाने और तख्लीक करने की सलाहियत है। देखो सिंपल है, किसी चीज़ को नए से बनाने और तख्लीक करने की सलाहियत है। 17 तो यहाँ से हमारे 2 मार्क्स के शुरू हो जाते हैं, 8 होंगे। तो पहला ये भी क्या है, थोड़ा बहुत अप्लाइड टाइप है, लेकिन आपको यहाँ पर बस इसी के नुकाते आप लिखे तो चल जाएगा। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हिंदुस्तान के दस्तूर की बुनियाद है, जायजा लें। तो ये दस्तूर की बुनियाद है, इसको आपको क्या करना, कलीदी सवाल की तरह उसको मार्कट करना और उसके बाद में जवाब लिखने शुरू करना। देखें पहला, हिंदुस्तानी आइन के लिए बुनियाद के तौर पर काम किया है। ये बुनियाद के तौर पर काम, क्योंकि इसने मरकजी हुकूमत और सूबाई के दरमियान विफाकी ढांचा, आज भी हमारा विफाकी ढांचा है, ये हमने यही से बोरोड किया है इसको। दूसरा सूबाई खुद मुख्तारी, ये भी है, स्टेट हमारी यहाँ पर लिबर्टी है। फिर उसके बाद में इख्तियारात की तकसीम, यानी 3 हिस्सों में हमने तकसीम किया है, मरकज़ और उसके बाद में सूबाई और थर्ड वन कॉन्क्रीट लिस्ट मुश्तरिका। फिर उसके बाद में ये अहम खुसूसियात मुतारिफ करवाए थे, जिन्हें बाद में सूबों में शामिल कर दिया गया। हिंदुस्तानी आइन की आज़ादी जो बरतानवी हुकूमत के तहत अपने हुदूद को बावजूद भी, इसके बहुत सारे लिमिटेशन होने के बावजूद भी हुकूमत के तहत अपनी खुद मुख्तारी की तरफ एक अहम कदम था और बुनियादी तौर पर जदीद हिंदुस्तानी आइनी फ्रेमवर्क की बुनियाद डालने में। तो इस तरह से अप्लाइड किस तरह से सवाल पूछा, उसी तरह आप जवाब लिखना होगा, यानी जुमलों में। ये पॉइंट्स वाला मसला भी आएगा आपको आगे, जहां जरूरत है पॉइंट्स देखेंगे, जहां जरूरत है वहां एज ए अप्लाइड जवाब भी देंगे। नेक्स्ट है 18 फसादात अवामी भीड़ से मुख्तलिफ हैं कैसे? तो आपके दोनों में फ़र्क बताना है। तो देखिए सही में यहाँ पर अवामी भीड़ जो है इसका दायरा बहुत बड़ा होता है, तो पहले इसीलिए हमने उसको ले लिया। किसी भी कबल वक्त बगैर सोचे समझे या उम्मीद के बरखिलाफ इर्द गिर्द जमा होने वाले अवाम को भीड़ कहते हैं। देखें ना, बाजार में जाते जाते क्या भी कौन बच्चा पड़ेगा तो मिल छोड़ते हैं सब जने, तो इनका पहले कबल कोई सोचना होता है ना कोई प्लान होता है। अब भीड़ लोगों का एक आर्जी इज्तमा होता है, आर्जी यानी सडन, जो किसी खास इश्तियाल यानी अट्रैक्टिव हो या किसी इश्तियाल अंगेज चीज़ों पर हो का जवाब देता है। मिसाल के तौर पर सिनेमा घर के सामने टिकट के लिए सब लोग हुजूम सड़क के हादसे के लिए जमा हो जाते हैं। अब फसादात देखेंगे, यही अवामी भीड़ का रद्द अमल एक और तरीके से हद दर्जा इंतहा पसंदी आ गई इसमें, तो दर्जा वो एकदम अल्टीमेट को पहुंच गया, तब ये तबाकुन शक्ल इख्तियार कर ली थी। और उसके बाद में अवामी भीड़ के बर्ताव को फसादात कहते हैं, यानी इस तरह का तबाकुन जो नुकसान, जानी माली नुकसान, आगजनी, कत्ल गारत, लूट मार, इस तरह की जो चीज़ें ये इसमें शामिल थे।
बेकाबू होना था, ये काबिल हुए, लोगों का भीड़ हद दर्जा तबाह बर्बादी करने के हाल कर बन सकता है, तो ये बहुत सारा नुकसान भी कर सकता है। तो इस तरह से आप डिफरेंशिएट लेंगे। ये यहाँ में से देखेंगे उसी की तरह में से बच्चा मजदूरी के मसले से पैदा होने वाले नताइज क्या है। सिंपल क्या है, बच्चा मजदूरी के नताइज क्या है, उस मसले के नताइज यानी उनके असरात क्या हैं, इस तरह भी सवाल दुरुस्त होता है, फिट करता है। बच्चा मजदूरी से पैदा होने वाले नताइज देखिए, पहले तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा की कमी, तो पहले हमें मुतवाज़न ग़िज़ा नहीं मिलती, यहाँ पर खुराक नहीं मिलती। ख़राब सेहत के आपने उसके जो फिजिकल मैच्योरिटी आने से पहले उसको काम पर लगा दिया तो ऐसा ही होगा। तबी सहूलियात की कमी, तिब्बी सहूलियात की कमी, अगर बच्चा मजदूरी कर रहा है उसको थोड़ी मालूम अपने हुकूक क्या है, तो अगर वो बीमार हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसको तिब्बी सहूलियात में नामुमकिन। जबरी मुलाजिमत और अयबायो बुड्ढी आँख बैठी, अच्छा जबरी मुलाजिमत कराते हैं उसको, यानी 8 घंटे से ज़्यादा 10 घंटे वगैरह भी कराते हैं। और माशी और समाजी इस्तेहसाल की वजह से आज भी हजारों बच्चा मजदूर का शिकार हैं। इससे देखो नताइज कितने बुरे हो रहे हैं इसके। और उम्र में वो जिस उम्र में जो पढ़ना और खेलने का ख्वाब देख रहे थे, वो रोजगारी में धकेल कर इनकी मासूमियत को इनसे छीन लिया जाता है। सबसे बड़ा बुरा असर है, क्योंकि आपको ये बचपना जो है, इसका यहाँ का जो एंजॉयमेंट है, खेलना पढ़ना, ये फिर आपको कभी कहीं नहीं मिलने वाला आगे। नेक्स्ट है 19, इसीलिए बीच में स्कूल छोड़ को जोनों को कंप्लीट करो एजुकेशन। 19, फिरका परस्ती मुल्क के लिए नुकसानदाह है, कैसे? देखो ये बहुत बड़ा आजकल का तो बहुत खतरनाक मसला है। ये एक खतरनाक मसला है जो पूरे समाज को मुतासिर करने की सलाहियत रखता है। बिल्कुल मुतासिर हुआ है हिंदुस्तान। देखिए आप, दो मजहबी तबकों के दरमियान कौमी इत्तेहाद और इत्तेफाक को नफरत के फलसफे में बदल देता है। जो अंग्रेजा काम कर रहे थे, आजकल की हुकूमतें यही काम कर रहे हैं। समाज की बेचैनी को बढ़ाते हुए जिंदगी और जायदाद को तबाह और बर्बाद कर देती है। तो ये जिस्मानी टकराव भी होगा, आगजनी भी होगी, तोड़ फोड़ होगा, बुलडोजर चलेंगे, तो फिर जायदाद वगैरह सब कुछ नुकसान है। इससे कौमी एकजहती और इत्तेहाद को नुकसान पहुंचता है। अब हम जो एक जहती जो है, अब इतने बड़े सारे हिंदुस्तान में एक जहती को बहुत बड़ा धक्का लगेगा, और इस फलसफे की वजह से फिरका वाराना हम आहंगी पर भी बुरा असर पड़ेगा। 19 में से या है, इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिंदुस्तान में उठाए गए इक़दामात क्या हैं? देखिए इसको सवाल पूछा है। अब बहुत एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। हिंदुस्तान ने हमेशा आलमी इंसानी हुकूक की वकालत की है। फर्स्ट पॉइंट, हिंदुस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की वकालत करता आ रहा है। दस्तूर में बुनियादी हुकूक की ज़मानत दी गई है, तो हम इसके तहीं क्या काम कर रहे हैं? सबसे पहले बुनियादी हुकूक जैसे भारत नस्ल कशी और हर किस्म के इस्तेसाल और जबर के मुखालिफत करता है। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी तंजीमों के ज़रिए हुकूक की हिफाजत कर रहा है। इसके मकसद के लिए बिलखुसूस कौमी इंसानी हुकूक कमीशन और रियासती इंसानी हुकूक कमीशन का क़याम किया गया है। इतना लिखे तो भी आपको 2 मार्क्स आराम से उसमें मिल जाएंगे। और जो आसान जो पॉइंट है आपको, उसको आप इंतखाब करके यहाँ पर लिख सकते हैं। 20, हैदराबाद रियासत को हिंद यूनियन में किस तरह ज़म किया गया? देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन, जूनागढ़ पूछा था, अभी हैदराबाद पूछा। हैदराबाद में हुकूमत निज़ाम की निगरानी में थी, ये सबको मालूम है, और वो आज़ाद रहना चाहता था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने कहा था कि 3 हिस्से कर दिए थे, इसीलिए इन्होंने हिंदुस्तान में शामिल होने से इनकार किया। इस ज़माने में कम्युनिस्टों की रहनुमाई में तेलंगाना के किसानों की मुसल्लह जद्दोजहद निज़ाम और ज़मींदारों के ख़िलाफ़, यहाँ के जो रेडीज़ थे उनके भी खिलाफ थी, ये सिर्फ निज़ाम के लिए नहीं थी, और इसके अलावा अवामी निज़ाम के जालिम रज़ाकारों के ख़िलाफ़ थे। तब हिंदुस्तानी हुकूमत ने फ़ौज को भेजकर निज़ाम को शिकस्त दी और हैदराबाद हुकूमत को 1948 में हिंद यूनियन में उसको ऑपरेशन विजय गालिबन पुलिस एक्शन के तहत इसको ले लिया। नेक्स्ट है 21, हिंदुस्तान में पाई जाने वाली मिट्टी के अक़साम बताइए। ये तो ये बहुत आसान सा सवाल है। 6 किस्म की आमतौर पर हमें बड़े पैमाने पर 6 किस्म की मिट्टी पाई जाती है। उसमें सिलसिलाई मिट्टी है, काली, लाल, लिटरेट, सहराई और पहाड़ी मिट्टी। नेक्स्ट है 22,
हिंदुस्तानी ज़राअत मानसून के साथ एक जो हुआ है रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मॉडल दो पहले के जो मॉडल क्वेश्चन पेपर में ये रिपीट हुआ है, फिर भी आप ज़रा याददाश्त के तौर पर देख लीजिए। सबसे पहले मुल्क की आबो हवा इसकी मईशत पर बुरा असर डालती है। मालूम होना चाहिए आपको कि हमारी मईशत पर ही ये मौसमियात का जो है वो जुनूबी मगरबी मानसून ज़राअत का नज़्म पैदा करते हैं, जो हिंदुस्तानियों का अहम पेशा है। बारिश न हो तो मुल्क में कहत साली पैदा होती है, जब यह हद से ज़्यादा हो तो जान और माल की तबाही का वक़्आ होती है। इसीलिए कहा जाता है कि हिंदुस्तानी ज़राअत मानसून के साथ में एक जुआ बाजी का खेल है। नेक्स्ट है 24। हर साल मार्च 15 को आलमी यौम सारिफिन का दिन क्यों मनाते हैं? सिंपल सा सवाल। आलमी सारिफिन की तहरीक की तारीख में 15 मार्च, ये भी सवाल रिपीट हुआ है, 1962 का एक अहम दिन है। इस दिन अमेरिका के सदर जॉन एफ कैनेडी ने वहाँ के शहरियों को 4 बुनियादी हक दिए: तहफ़्फ़ुज़ का हक, इंतखाब का हक, मालूमात का हक और सुने या सुनवाई करने का हक। इन्हीं वजूहात के बिना पर हर साल 15 मार्च को आलमी यौम सारिफिन दिन जाता है। नेक्स्ट है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में से है, इसको आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। इसमें तो 6 या 7 जुमलों में या तो उससे ज़्यादा जुमलों में लिख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन क्या हुआ है, रिपीटेड है। कृष्णा राजा वडेयर चहरुम के दौर सूबा मैसूर एक मिसाली मॉडल स्टेट बनकर उभरी या बनी, वजाहत करें। तो उनके जितने भी हुसूलाबियाँ हैं वो वही आपको यहाँ पर लिखने हैं। पहले सबसे पहले उन्होंने क्या किया, बच्चों के लिए स्कॉलरशिप देना शुरू किया, बगैर फीस के स्कूलों को जारी किया, पहले प्राइमरी और हाई स्कूल के स्कूल का क़याम किया, मैसूर यूनिवर्सिटी का क़याम हुआ, बैरूनी ममालिक में तालीम हासिल करने के लिए तलबा को स्कॉलरशिप दिया गया। फिर उसके बाद में आबपाशी को तरक्की दी गई खुसूसी। 1905 में इंस्टीट्यूट की मदद से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नए रेलवे लाइंस बिछाई गई और छोटी बड़ी सनतों को शुरू किया। भद्रावती में लोहे और स्टील के कागज़ के कारखाना शुरू हो गए, इसीलिए गांधी जी ने इन्हें राज्यश्री से नवाजा गया। अब ये बस एकदम मुख्तसर पॉइंट्स में है, आपको इसका जो तफसीली जो जवाब है पहले के 2 मॉडल क्वेश्चन पेपर में से आप लीजिए, वो बेहतर होगा आपको। नेक्स्ट है 25। सत्यशोधक समाज, ये भी सेम रिपीटेड है, उसी में कहा से है। आप यहाँ पर भी आप देख लें याद दहानी के लिए, यादें के लिए। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा गोविंदराव फुले ने महात्मा फुले ने कायम किया। इनका मानना था कि आज़ादी हर फर्द की बुनियादी ज़रूरत है और कोई फ़र्द अपने ख़यालात का इजहार नहीं कर सकता अगर इसे आज़ादी न हो। सत्यशोधक समाज ने शराबबंदी को नाफिज करने पर जोर दिया। मर्द और जन यानी औरतों के अदम मसावत को उन्होंने इनकारा। फिर उसके बाद में इंसानी हुकूक से अदम हुकूक को इनकारा, अवाम के इस्तेसाल और उसके बाद में अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता के रस्म को खुल्लम खुल्ला मुखालिफत की, समाजी इंसाफ की तहरीक शुरू की, लड़कियों की तालीम पर जोर दिया, प्राइमरी मदारिस कायम किए। इन्होंने शूद्र और ज़ात पात से पिछड़े तबकों के बशमूल दलित पर जबरी गुलामी की मजम्मत की और इसके जिम्मेदारों के खिलाफ इंतहाई सख्त रवैया अपनाया। समाजी निज़ाम की इस्लाह के लिए मुफ्त और लाजमी तालीम पर जोर दिया। इस समाज की तहरीक हर करिए में फैल गई। ज्योतिबा फुले ने इस्तेसाल के खिलाफ गुलामगिरी और तसनीफ में मुकम्मल तफसील पेश किया। फुले की बीवी सावित्रीबाई ने भी औरतों की तालीम के हक पर सत्यशोधक समाज की जानिब से कोशिशें की। मसावत के नज़रिए की बुनियाद पर एक नए माशरे की तामीर में फुले ख़ानदान की जद्दोजहद बहुत अहम। यही इनके तालीमात हैं, यही इनके कामयाबियाँ हैं, हुसूलियाबियाँ हैं, देन है। नेक्स्ट है 26। हिंदुस्तान में सड़कों के जरिए नकल हमल की अहमियत बयान करें। तो देखिए बुनियादी तौर पर हमारा मुल्क क्या है, एक ज़र्री मुल्क है बुनियादी तौर पर। सड़क इसीलिए हमें क्या है, सड़कें बहुत अहम है। आज भी 69 या 68% पूरा भारत देहात में रहता है। देहात और ज़राअत की तरक्की के लिए सड़कें ज़रूरी हैं। ज़रूरी तहरीकात के लिए, किसानों की पैदावार को मार्केट तक, मंडियों तक पहुंचाने के लिए और सड़कों से ही मुमकिन है। यानी ये हमारे रोड ट्रांसपोर्टेशन से मुमकिन है। आप इसको एरोप्लेन में नहीं ले जा सकते, तरकारियाँ भाजियाँ। सामान ज़रूरी सड़कों की मदद से ही देहातों को दरकार अशिया को पहुंचाने में मदद होता है। और जितने जो फैक्ट्रीज में चीज़ें बने हुए हैं और उसको अगर हमें देहात तक पहुंचाना है तो सड़कें ज़रूरी हैं, वो भी रोड ट्रांसपोर्टेशन। सड़कें जो रोड इसके मामीन है, ये अगर रेलवे ट्रांसपोर्ट के लिए मामीन है, क्योंकि रेलवे स्टेशन के लिए जहाँ पर गुड्स वगैरह जाती हैं वहाँ तक पहुँचाने के लिए गुड्स को
यही सड़कों से मदद लेने। सड़कें नकल और हरकत फराहम करते हैं, तो ये इस तरह से और भी इसके बहुत सारे पॉइंट्स बन सकते हैं। आप इसको कोशिश करिए, क्योंकि 3 मार्क्स का है, इसी पर वो इक्तफा नहीं करेगा। नेक्स्ट उसी में से एडवांस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के नतीजे में क्या तब्दीलियां रूनुमाई हुई, तो हमारे इंडिया में, पूरे आलम में कौन कौन से हैं, खुसूसन इंडिया में, ये आपको यहाँ पर लिखना है। एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से, एडवांस यानी तरक्की याफ्ता, बहुत आगे रफ्त, पेश रफ्त वाली। टेलीफोन, इंटरनेट, कम्युनिकेशन महकमा, दिफा, जंगी हथियार, न्यूक्लियाई बम, सैटेलाइट लॉन्चर, चंद्रयान जैसे चांद के मंसूबे, सरकारी दफातर के शफाफियत, जैसे अब इस शफाफियत में कौन सा है, नेम्मदी केंद्र है, सकाला है, कर्नाटका वन है, जनसंपदना वगैरह। आलमी माशी निज़ाम में सुधार, तालीम, समाजी मामलात और इलेक्शन में बड़े पैमाने पर एडवांस टेक्नोलॉजी का हर मैदान में अभी इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा 27। सही तरक्की में पंचायत राज इदारों का किरदार लिखिए, तो ये भी रिपीट हुआ है। यहाँ पर बहुत एकदम शॉर्ट्स पॉइंट्स कोशिश किया आप, और मेरे जो दूसरे जो मॉडल क्वेश्चन पेपर्स हैं 2 पहले के बोर्ड के, उसमें अच्छा खासा तफसील से ये आया हुआ है। बुनियादी सहूलत फराहम करना, इंसानी वसाइल को तरक्की देना, रोजगार के मौके फराहम किए जा सकते हैं, ज़राई आबपाशी को बढ़ावा दिया जा सकता है। उसके बाद देहात में जो घरेलू सनतें हैं उनको बेहतर बनाने की कोशिश, समाजी सकाफती सरगर्मियों की हौसला अफजाई की जा सकती है। बेरोजगारी, बदउनवानी के खात्मे के प्रोग्राम्स को बढ़ावा देते हैं। या अवामी तकसीम यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS के निज़ाम के जरिए गरीबों को लिए ज़रूरी ग़िज़ाई अजनास की फराहमी करना। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें जो आपके लिए आसानी होंगे याद करने के लिए, उनको आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। उसी में से याद है सब्ज इनकलाब के वाक़ा होने में कौन से अनासिर शामिल हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ज़्यादा पैदावार देने वाले बीजों का इस्तेमाल, और उसके बाद में साइंसी तरीके से आबपाशी जैसे स्प्रिंकलिंग वगैरह है ना, और टपकाव का तरीका, छिड़काव का तरीका, और उसके बाद में खाद का इस्तेमाल, कौन सा, नामियाती और कीमियाई दोनों, कीड़ मार अद्वियात का इस्तेमाल, फसल के बाद, कब्ल और बाद की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, और जदीद आलात जो है उसके बाद में, और सर्द खाने जो हैं हमारे, कोल्ड स्टोरेज जो है, सर्द खानों का और गोदामों का इस्तेमाल, बड़े पैमाने पर इस्तेमाल, और उसके बाद में सपोर्ट जो प्राइस है, मुनसिफाना सपोर्टिंग जो प्राइस का निज़ाम है, वो भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इन चीज़ों की वजह से हमारा ये सब्ज़ इनकलाब वकू होने आसानी हुई। अब नेक्स्ट जो है हम आगे का हिस्सा बहुत जल्द, क्योंकि वीडियो लंबा हुआ तो आपको भी कुछ इंटरेस्ट कम आता है, लेकिन तुम्हारी मजबूरी है तुम्हें बैठना। अगर तुम स्कोर करना चाहते हैं, पास होना चाहते हैं, तो थोड़ा बहुत आप इसमें कॉमेडी वगैरह नहीं रहता, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है आपकी भी हमारी भी।